माइक ऑफ कर लो, कोई किसी का माइक खुल रहा है। मोहित विश्नोई। There are five openings into the right atrium: superior vena cava, inferior vena cava, tricuspid valve, foramen ovale और coronary sinus। एसवीसी और आईवीसी क्या करती है ये आपको बता दिया। ट्राइकस्पिड जो है, ट्राइकस्पिड ओपनिंग जो होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, वो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में लेके जाता है, ये काम है। फोरामन ओवल का काम है राइट एट्रियम का ब्लड जो है वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में जाता है। दिस इज द टेम्पोररी ओपनिंग विच आर प्रेजेंट इनटू द इंट्रायूट्राइन लाइफ ऑफ ए डेवलपिंग फीटस। जो गर्भस्थ शिशु होता है, उस गर्भस्थ शिशु के हर्ट में ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें राइट एट, जो गर्भस्थ शिशु है, जो डेवलपिंग फीटस है, गर्भस्थ शिशु इंट्रा यूट्राइन लाइफ में 9 मंथ की प्रेगनेंसी में माँ के पेट में जो शिशु है उसके हार्ट के द्वारा जो सर्कुलेशन होता है, उस सर्कुलेशन को हम फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। और उस फीटल सर्कुलेशन में राइट एट्रियम का ब्लड जो है वो डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में जाता है, एक ओपनिंग के द्वारा, जिस ओपनिंग को हम फोरामन ओवेल कहते हैं। फोरामन ओवेल। जन्म के बाद में ये फोरामन ओवेल जो है वो बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है ये सब अपन स्टडी करेंगे आगे की अपनी स्लाइड्स में। फिलहाल ये राइट जगह नहीं है उन सब के बारे में डिस्कस करने का। पूरा टॉपिक आएगा अपना फीटल सर्कुलेशन का, तब अपन उसमें वहां पे डिस्कस करेंगे इस चीज को। और फिफ्थ वन है कोरोनरी साइनस। ये देखिए आप, ये लिखा ये जो फोसा ओवेलिस लिखा हुआ है, फोसा ओवेलिस, ये वाला। कुछ राइटर फोरामन ओवेल कहते हैं और कुछ राइटर फोसा ओवेलिस कहते हैं। ये देखिए, ये गड्ढा से हो रहा है, ये एक ओपनिंग है। और फिफ्थ जो है वो है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, coronary sinus are the tiny chambers of blood vessels in which the deoxygenated blood from the heart is drained into the right atrium। हार्ट जो है वो पूरी बॉडी का डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आकर के राइट एट्रियम में ड्रेन होता है, राइट एट्रियम में गिरता है। तो हार्ट का खुद का भी तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि नहीं होगा? हार्ट को खुद को भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो भी तो अपना डिऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालेगा। तो वो पूरा का पूरा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट, बहुत सारी कार्डियक वेन्स होती हैं, इन वेन्स के थ्रू वो ब्लड जो है वो कोरोनरी साइनसेस के अंदर ड्रेन होता है। और वहां कोरोनरी साइनसेस वो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्लड है राइट एट्रियम के ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है, वो कोरोनरी साइनस होते हैं। अभी वर्तमान में चार ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं आप सबके। फोरामन ओवेल प्रेजेंट नहीं है, वो बंद हो चुका है। यदि वो किसी का खुला रह जाता है जन्म के बाद भी, जन्म के बाद वो बंद हो जाता है। यदि फिर भी वो खुला रह जाता है तो उसको हम कहते हैं हार्ट में छेद होना। आप जनरल भाषा में बोलते हैं ना, उसके हार्ट में छेद है। तो वो छेद एक टाइप है वो उस छेद का, यानी कि देर इज एन अबनॉर्मल ओपनिंग। अबनॉर्मल ओपनिंग है अब वो अबनॉर्मल है। पहले वो नॉर्मल थी जब तक बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में था, तब तक फोरामन ओवल नॉर्मल था। लेकिन अब जन्म के बाद भी यदि वो खुला है तो वो अब नॉर्मल है। तो इस तरह से पांच ओपनिंग जो है वो राइट एट्रियम के अंदर पाई जाती हैं। राइट एट्रियम में ये कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देखिए कॉम्ब, जैसे कंघा होता है ना, वैसी ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। आउटर रिज होती हैं ये, उभरे हुए कोने होते हैं। इनको पैक्टिनेट मसल्स कहते हैं।
ये जो राइट एट्रियम में राइट एट्रियम में देख रहे हैं आप, ये पैक्टिनेट मसल्स है, ये वाली, इन मसल्स को हम पैक्टिनेट मसल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, देर इज ए देर इज ए वाल्व इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, दिस वाल्व इज नोन एज द ट्राइकस्पिड वाल्व। मैंने आपको यहां बताया था, देखिए ये वाला स्लाइड देखिए, ये रहा आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। तो जब राइट एट्रियम चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फुल हो जाता है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है वो सीधा का सीधा आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। इस ट्राइकस्पिड वाल्व को गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या इसको स्ट्रेच और रिलैक्स करने के लिए, इनमें तीन प्रकार की फाइब्रस रिंग पाई जाती हैं, जिनको हम कॉरोडेड टेंडने कहते हैं। कॉरोडेड टेंडने, देखिए कॉरोडेड टेंडने क्या होती हैं आपकी, वापस आइए इस जगह पे। आपकी ये तीन कस्प हैं ट्राइकस्पिड वाल्व में। तो इन तीनों तीनों जो कस्प हैं, इनके नीचे धागे जैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी। फाइब्रस रिंग होती, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई मजबूत वो होती हैं, वो धागे। उन धागों को हम कोरोडेड टेंडने कहते हैं। और वो धागे जो है वो अटैच होते हैं पेपिलरी मसल्स के साथ में। यहाँ वापस आइए आप, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर सफेद रंग की आपको दिखाई दे रही है, ये अटैच होती है। नीचे आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पेपिलरी मसल्स कहलाती है। दिस वन, पेपिलरी मसल्स का मैंने एक अलग से डायग्राम भी आपके लिए निकाला था, ताकि आप ये देखिए आप इसको ढंग से समझिए। ये एक वाल्व है, हालांकि ये वाला बाइकस्पिड वाल्व है, इसके दो कस्प है, इधर और ये वाला कस्प। तो दोनों ये बाइकस्पिड जो वाल्व है, इनको इनके कस्प को कंट्रोल करने के लिए यहाँ थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इनको हम कोरोडेड टेंडने कहते हैं। दिस वन, एंड दिस कोरोडेड टेंडने इज कंट्रोल्ड बाय, यानी इस वाल्व का कॉन्ट्रैक्शन, वाल्व में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, स्ट्रेच होंगे, ओपन होंगे, क्लोज होंगे वाल्व, तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे और रिलैक्स होंगे तो ये खुल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो ये बंद हो जाएंगे। तो यहाँ इसमें इस वाल्व में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए, यानी इस वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए, कोरोडेड टेंडने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको कोरोडेड टेंडने कहते हैं। ये कोरोडेड टेंडने जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं पेपिलरी मसल्स के साथ। पेपिलरी मसल्स जो है, पेपिलरी मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, तो उसकी वजह से ये वाल्व जो है ये ओपन और क्लोज होंगे। अब यहाँ पे पेपिलरी मसल्स जो है, वो आपको दो पेपिलरी मसल्स दिखाई दे रही है। ये जो पेपिलरी मसल्स है, ये लेटरल पेपिलरी मसल्स है, और ये वाली जो मसल्स है, ये मीडियल पेपिलरी मसल्स है। लेकिन जब आप ट्राइकस्पिड वाल्व देखेंगे, तो ट्राइकस्पिड वाल्व में यहाँ आपको कोरोडेड टेंडने भी तीन दिखाई देंगे और पेपिलरी मसल्स भी तीन दिखाई देंगी। तो तीन में दो तो ये आपके सामने होगी, लेटरल पेपिलरी और मीडियल पेपिलरी। और एक और पेपिलरी मसल्स आपको ट्राइकस्पिड वाल्व में मिलेगी, वो है एंटीरियर पेपिलरी मसल्स। आप दूसरे डायग्राम में देखिए, आप यहाँ एंटीरियर पेपिलरी मसल्स ये रही, देखिए आप। तो ट्राइकस्पिड वाल्व में आपको तीन पेपिलरी मसल्स मिलेंगी, एंटीरियर पेपिलरी, लेटरल पेपिलरी और मीडियल पेपिलरी मसल्स। लेकिन बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि लेफ्ट साइड का जो वाल्व है, लेफ्ट चैम्बर्स का जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, उसमें आपको दो ही पेपिलरी मसल्स मिलेंगी, लेटरल और मीडियल। अब बात ये आती है कि एक जनरल डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये पेपिलरी मसल्स जो है,
ये ही डायरेक्ट इस वाल्व के साथ में क्यों अटैच नहीं हो गई? ये पेपिलरी जो मसल्स हैं, ये डायरेक्ट इस वाल्व के साथ में ही अटैच हो जाती है। तो जैसे ही इनमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है इन पेपिलरी मसल्स में, तो वाल्व भी ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो जाता। लेकिन बीच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या दे दी? ये वाली स्ट्रक्चर्स, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर्स क्यों दिए हैं, जिनको कोरोडेड टेंडने कहते हैं? इनकी क्या, इनका क्या वजूद है, इनका क्या रोल है? ये देखिए, ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि राइट साइड लेफ्ट साइड में देखिए दो ही पेपिलरी मसल्स है, एक और दो, लेटरल और मीडियल। लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ तीन पेपिलरी मसल्स है, एंटीरियर है, लेटरल है और मीडियल है, तीन है। और ये इस वाल्व को, ट्राइकस्पिड वाल्व को कोरोडेड टेंडने के साथ में बांधे रखती है। तो जब इन पेपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो उसकी वजह से ये धागे खींचेंगे, और धागे खींचेंगे तो वाल्व ओपन हो जाएगा। और जैसे ही पेपिलरी मसल्स रिलैक्स होगी, ये धागे वापस से नॉर्मल पोजीशन में चले जाएंगे, और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इन धागों का यहाँ क्या रोल है, आप उस चीज को देखिए। वापस से आइए एक बार आप वीडियो पे देखिए। हाँ जी, देखिए, ये ये फिंगर जो है, ये फिंगर जो है, ये एक थ्रेड लाइक आप कोरोडेड टेंडन मान लीजिए कि ये एक धागे नुमा साइक्सोइड वाल लगा हुआ है। ये फिंगर जो है ये अटैच है पेपिलरी मसल्स के साथ। ये जो आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये मस, ये पेपिलरी मसल्स है। और ये जो थ्रेड है, इसको कोरोडेड टेंडन कहते हैं। तो अब आप देखिए, जब पेपिलरी मसल्स, यहां से समझिए, जब पेपिलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड जो है, ये खींचेगा। और खींचेगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, क्योंकि मसल्स जो है इसमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो मसल्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है धागे को। अब ये धागा किससे अटैच है? वालू के साथ में, कपाट के साथ में, कस्प के साथ में। तो वो कस्प भी खुल जाएगा इस तरह। लेकिन अब जब इस मसल्स में रिलैक्सेशन होगा, तो रिलैक्सेशन कंडीशन में ये मसल्स जो है ये वापस से रिलैक्स होंगी, वापस से रिलैक्स होंगी, वापस से रिलैक्स होंगी। और रिलैक्स होगी तो ऐसी कंडीशन में ये वापस से, ये जो थ्रेड है, ये वापस से स्ट्रेच हो जाएगा, और वाल्व जो है वो वापस से क्लोज हो जाएगा। अब इस बात से क्या लिंक समझे? फिर मेरी बात यही यही अटक गई कि साहब ये मसल्स को ही डायरेक्ट अटैच कर देते आप। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोरोडेड टेंडन थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेपिलरी मसल्स में है, जिसकी वजह से ये धागा खींचा। इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब पेपिलरी मसल्स वापस रिलैक्स होंगी, तो ऐसी कंडीशन में यदि ये धागा नहीं होता, तो ये कस्प जो है ये वापस से, जैसे कस्प यूं है ना इस फॉर्म में है, तो कस्प इस फॉर्म में हो जाता, इस फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में हो जाता, कस्प खुल जाता, कस्प परमानेंटली। जबकि कस्प की ये डिजाइन है, वाल्व इस फॉर्म में होते हैं। और यहाँ ये जो कोरोडेड टेंडन धागे नुमा स्ट्रक्चर है, वो उस कस्प को अपनी उसी पोजीशन में बांधे रखते हैं। क्यों? खाली ये धागे जो है इस तरह से होते हैं। धागे यो 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 नहीं होते हैं, धागे यो यो नहीं होते हैं, धागे सिर्फ यो होते हैं। यो। ताकि ये
ताकि जब ये वापस उस वाल्व को अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके जाए, यानी वाल्व को क्लोज करे, तो वाल्व उसी जगह जाकर के स्थिर हो जाए एग्जैक्ट, ज्यादा नहीं चला जाए वाल्व। यदि ज्यादा चला गया तो वाल्व वापस से क्या बोलते हैं ना उसको, बैक बैक फ्लो हो सकता है ब्लड का, वापस ब्लड का फ्लो जो है वो वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? धागे सिर्फ उसको एक पोजीशन में बांधे रखते हैं उन वाल को, कि आपको सिर्फ ये ओपन हो गया, ये बंद हो गया, ये ओपन हो गया, ये बंद हो गया। इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, ये तो फिक्स धागे बने हुए हैं, फिक्स साइज के, ना ये घटते हैं ना ये बढ़ते हैं या ना इनमें लंबे होते हैं। हाँ, इनको इस तरह से कराने के लिए यहाँ पे पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है। तो पेपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा भी हो सकता है, पेपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन कम भी हो सकता है। मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और उसकी पावर को तो आप कैसे नापेंगे? कभी कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, आपका हार्ट की कार्डियक मसल्स कभी इतनी फास्टफुल कॉन्ट्रेक्शन करने लग जाती है, हार्ट बहुत तेजी से धड़कता है, और कभी कार्डियक मसल्स बहुत स्लो हो जाती है। तो दोनों ही बातें हैं ना। हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो कम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन में इस वाल्व के अंदर यदि ज्यादा डायरेक्ट इसको पेपिलरी मसल से अटैच करते, तो ये बैक फ्लो रिवर्ट मार जाते, ये वाल्व की पोजीशन ये होती है, वाल्व की पोजीशन ये हो जाती। तो ऐसी कंडीशन में वेंट्रिकल्स का ब्लड वापस राइट, फिर वेंट्रिकल्स का ब्लड वापस जो है एट्रियम चैम्बर में आ जाता, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एट्रियम का ही, दोनों एट्रियम का ब्लड ही वेंट्रिकल्स में आ सकता है, वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है वो एट्रियम में नहीं जा सकता। क्यों? क्यों? वो धागे जो है वो सिर्फ हार्ट को, हार्ट के वाल्व को इतना ही मूव करवाते हैं बस, इस तरह। इसलिए मसल्स और वाल के बीच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दी है, इनमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो सकता। ये है इसका बेनिफिट मेन। देखिए कितनी बारीकी चीज का ध्यान रखा गया है यहाँ पे हर्ट को बनाने में। चलिए बैक टू द पॉइंट। तो ये कोरोडी टेंडे है। अब ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, इस चैम्बर को हम ये वाला जो चैम्बर है इसको हम राइट वेंट्रिकल चैम्बर कहते हैं। इस राइट वेंट्रिकल चैम्बर्स में आप इरेगुलर फॉर्म के अंदर, अनियमित आकार के अंदर कुछ मसल्स आपको इसकी वॉल में दिखाई दे रही है। देखिए ये इन इन मसल्स को हम इन मसल्स को हम ट्रेबिकुले कार्ने कहते हैं। ये जो मसल राइट वेंट्रिकल चैम्बर में आप ये जो मसल्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम ट्रेबिकुले कार्ने कहते हैं। ये ट्रेबिकुले कार्ने जो है, ये मसल्स कवर्ड रहती है, कवर्ड किसके साथ में? एंडोकार्डियम के साथ में। हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोकार्डियम है, उसके साथ में ये ट्रेबिकुले कार्ने जो है ये कवर्ड रहते हैं। ये आपके राइट वेंट्रिकल चैम्बर है। राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये चैम्बर भर जाता है, तो ये ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाता है और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल चैम्बर जब ब्लड से भर जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस चैम्बर में कॉन्ट्रेक्शन होगा, और कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिस ओपनिंग को हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ये पल्मोनरी वाल्व जो है ये ओपन हो जाता है, और ओपन होने की वजह से ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर एंटर कर जाता है। पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी, इनमें फर्क समझिए आप। द पार्ट ऑफ द pulmonary blood vessels which are remain inside the heart, हार्ट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी का वो हिस्सा जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है वो ट्रंक कहलाता है। और जैसे ही पल्मोनरी ट्रंक हार्ट से बाहर निकला, इट डिवाइड्स इनटू द टू डिवीजन। वो ये देखिए आप यहाँ पे, ये ट्रंक है, यहाँ जो देख रहे हैं आप ये ट्रंक है। ट्रंक आगे चल करके राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड हो गया। तो पल्मोनरी ट्रंक और आर्टरी में आपको फर्क महसूस होना चाहिए कि इनमें फर्क क्या है।
तो पल्मोनरी ट्रंक जो है इट इज गार्डेड बाय द सेमी ल्यूनार वाल्व दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व जो है ये ओपन हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से 50-50% अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द ईच लंग्स में चला जाएगा। देर इज नो पेपिलरी और कॉरोडेड टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स। देखिए ये इनके डिजाइन ही, ये जो है ना ये यूनिडायरेक्शनल वाल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल वाल्व का मतलब होता है इन वाल्व की डिजाइन इस तरह सी है कि ये वाल्व ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड हमेशा एक ही दिशा में बहे, एक ही डायरेक्शन में बहे। इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शन। जैसे लिम्फ लिम्फ वेसल्स जितनी भी है ना हमारी बॉडी में, लिम्फ वेसल्स, वो नलिकाएं जो लिम्फ को कैरी करके लेके जाती हैं, यानी जिनके अंदर लिम्फ बहता है। हमेशा आप याद रखिएगा लिम्फ वेसल्स में हमेशा एक ही तरीके का वाल्व पाया जाता है, यूनिडायरेक्शनल वाल्व। यूनिडायरेक्शनल वाल्व का मतलब होता है पूरी बॉडी में लिम्फ कहीं भी बह रहा हो, किसी भी नलिका में बह रहा हो, उन सभी नलिका का मुंह जो है वो हमेशा हार्ट की तरफ ही होगा। उन सब का एक ही मकसद है कि मुझे तो इस लिम्फ को हार्ट में ही लेके जाना है। हार्ट में कहा? राइट एट्रियम में लेके जाना है। कैसे आएगा राइट एट्रियम में, ये हम लिम्फेटिक सिस्टम में समझेंगे। लेकिन ऐसे जो वाल होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल वाल होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं उनको कोई गार्डनिंग और उनकी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उनका ये इस तरीके की डिजाइन होती है कि वो ब्लड को एक ही दिशा में फ्लो करवाएंगे। कैसे? देखिए मैं आप वापस एक बार आइए, यूनिडायरेक्शनल कैसे होता है। तो यूनिडायरेक्शनल का जो पैटर्न है वो पल्मोनरी और अयोटिक दोनों के दोनों जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। ये यूनिडायरेक्शनल फॉर्म होती है, देखिए ये वाली। अब ब्लड जो है ये ऊपर से नीचे ही जा सकता है, ऊपर से नीचे यो ये खुल के ब्लड का ब्लड फ्लो प्रेशर से आएगा, प्रेशर से आएगा तो ये वाल्व खुल गए और ब्लड ऊपर से नीचे। अब यदि कोई ब्लड नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करे तो कैसे जाएगा? ये तो बंद हो गए लोग। लेकिन ये ऐसे खुल गए, ऐसे तो ये बंद हो जाते हैं। आप ऐसे थोड़ी करवाओगे इनको, इनका जो नॉर्मल पोजीशन है वो यही तो है। ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये ओपन हो गए, ब्लड जो है ऊपर से नीचे की तरफ चला गया। या फिर ये जैसे ही नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ आएगा तो ये यहाँ की जगह यूं हो जाएंगे, ये बंद हो गए, ये बंद हो गए। कैसे आएगा ब्लड? ये यूनिडायरेक्शनल है। इस तरीके की डिजाइन आपकी आपको इसको सेमी लूनार जो पल्मोनरी और जो अयोटिक वाल है इनके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन जो कपाट है, जो कस्प जो वाल्व है ना, जिनको आप ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, वो इस तरह से ओपन होते हैं, वो ऐसे ओपन होते हैं। फर्क महसूस करिए आप वाल्व के काम करने के तरीके। वो ऐसे में ऐसे खुलते बंद होते हैं इस तरह से। ये ऐसे होते हैं, यो 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 बंद हो गए, यो खुल गए, यो बंद हो गए, यो खुल गए, यो बंद हो गए, यो खुल गए। ये आप ध्यान में, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं यहाँ जो राइट, मैंने आपको बता दिया इतना तो कि राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगा जो कि सेमी ल्यूनार वाल्व है, और ब्लड pumped into the pulmonary trunk, from the pulmonary trunk to pulmonary artery, that is right pulmonary artery and the left pulmonary artery, drain और carry the deoxygenated blood to the each lungs। एक प्रत्येक लंग्स में ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। इन द ब्लड, in the lungs the exchange of gases takes place. The CO2 is remain in the lungs, which is exhaled by the process of the expiration,
and the oxygen which we have inhaled through the process of inspiration are mixed with the blood. Now the blood is become oxygenated. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लेकर के गए थे लंग्स को, डीऑक्सीजनेटेड यानी वीनस ब्लड जो उसको हम कहते हैं, तो CO2 उसमें से निकल के लंग्स में छूट जाती है, और जो ऑक्सीजन हमने इंस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ली थी वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी. नाउ द ब्लड इज बिकम ऑक्सीजनेटेड. अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, और जो CO2 जो हमने हार्ट लंग से निकाली थी वो लंग्स से बाहर एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. नाउ द ब्लड इज बिकम ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ईच लंग्स टू पल्मोनरी वेन. ये देखिए आप, यहाँ ये पल्मोनरी वेन आ गई, ये राइट पल्मोनरी वेन है और ये आपके लेफ्ट पल्मोनरी वेन है. तो दो दो पल्मोनरी वेन हो गई. मैंने आपको पहले भी बताया था वेन है इनका नाम. क्यों मैंने आपको इसीलिए बताया था, पर इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है. ये वेन क्यों है? क्योंकि वेन की आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए, द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द साइट ऑफ हार्ट. हार्ट की तरफ ब्लड को लाने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो वेन होती हैं. इसलिए हमें इनको पल्मोनरी वेन ही कहना पड़ेगा. इट डज नॉट मैटर कि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो टू पल्मोनरी वेन विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच लंग्स ड्रेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. दो दो पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाती हैं और हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम चैम्बर है उसके अंदर वो उसको ड्रेन कर देती है. एज कंपेरेटिवली फ्रॉम द राइट एट्रियम के कंपेरेटिवली लेफ्ट एट्रियम के अंदर पैक्टिनेट मसल्स जो है वो रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है. यहाँ बताया था ना, ये देखिए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, इन मसल्स को मैंने पैक्टिनेट मसल्स कहा था. तो राइट ऑरिकल के अंदर जो है वो कुछ मात्रा में पैक्टिनेट मसल्स पाई जाती है. सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल जो है यानी लेफ्ट एट्रियम का जो ऑरिकल पार्ट है वो लेफ्ट ऑरिकल हो गया. तो लेफ्ट ऑरिकल में पैक्टिनेट मसल्स कुछ कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन चैम्बर्स में प्रेजेंट नहीं होती है. लेफ्ट एट्रियम के चैम्बर्स में पैक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट नहीं है, खाली लेफ्ट ऑरिकल के अंदर कुछ प्रेजेंट होती हैं. जबकि आप राइट एट्रियम में देखेंगे तो पैक्टिनेट मसल्स आपको पूरे के पूरे राइट एट्रियम चैम्बर में दिखाई देगी. ये देखिए आप, क्या है ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं ना, ये एक ओपनिंग है और ये दूसरी ओपनिंग है. तो दो ओपनिंग तो हो गई आपके लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की. और ये जो पल्मोनरी ट्रंक देख रहे हैं इसके पीछे की जो दीवार है लेफ्ट एट्रियम की, यहाँ पे आ रही है ये वाली पल्मोनरी वेन. दोनों ये पीछे की तरफ से आ रही है और यहाँ आकर के खुल रही है इस जगह पे जहां मेरा एरो लगा हुआ है, इस जगह पे आगे. तो ये दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आए. और जब लेफ्ट एट्रियम चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है तो लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट एट्रियम और ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं. यानी इसमें दो कपाट होते हैं, द्वि, इसको इसलिए इसको बाइकस्पिड कहते हैं. इसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं. तो मिट्रल वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है. इसमें खाली दो पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं मिट्रल वाल्व में, लेटरल पेपिलरी मसल्स और मीडियल पेपिलरी मसल्स. दे आर आल्सो सपोर्टेड बाय द, सॉरी उल्टा बोल गए ना, यहाँ पे दो कोरोइड टेंडनी प्रेजेंट होते हैं, और दोनों कोरोइड टेंडनी जो है वो दो मसल्स होती हैं यहाँ पे, एंटीरियर को लेटरल पेपिलरी और मीडियल पेपिलरी मसल्स इनसे अटैच होते हैं. तो ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है और राइट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो, क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है. यहां तक में आपको कोई डाउट है? आप लेफ्ट वेंट्रिकल की ये जो वाल देख रहे हैं आप, ये मायोकार्डियम लेयर है. दिस इज द मायोकार्डियम. बहुत थिक वाल होती है मायोकार्डियम की. यानी आपको पता है मायोकार्डियम जो है वो कार्डियक मसल से बनी हुई है.
तो ज्यादा कार्डियक मसल्स जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको ब्लड को पंप जो है वो अयोर्टा में करना होता है। इसका प्रेशर जो है वो हमारी पूरी बॉडी में महसूस होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर में जो प्रेशर, जो फोर्स लगता है मसल्स का, कार्डियक मसल्स का, वो हमें पूरी बॉडी में महसूस होता है। क्या कहलाता है वो, ये सब अपन पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स क्या होती है, नब्ज जिसको आप बोलते हैं, ये सब अपन स्टडी करेंगे क्या बोलते हैं, हमारी आगे आने वाली स्लाइडों में इस तरह से। और आपको पहले भी मैंने बता दिया था, दिस वन इज द एपिकार्डियम, देखिए आप, एपिकार्डियम, दिस वन इज द मायोकार्डियम, एंड फाइनली दिस वन इज द एंडोकार्डियम। ये तीन प्रकार की लेयर्स हैं एपिकार्डियम के। अब मेरा एक सवाल आपसे, एपिकार्डियम जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर की जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है एपिकार्डियम, इसके ऊपर कौन सी कवरिंग है, उसका नाम बताइए। सबसे अंदर से सर चलिए, पेरिटोनियम। एंडोकार्डियम। शाबाश शाबाश, बोलिए। सर पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, नाम तो सही बोलो। पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम, शाबाश। और इस एपिकार्डियम का दूसरा नाम क्या होगा? विसरल पेरिकार्डियम। ओके स्टूडेंट्स, सब लोग को कंसंट्रेट करो। ये बच्ची बोलती है, क्या नाम है आपका बेटा? स्नेहा पूर्व्या। हेलो, नेहा पूर्विया। ओके, स्नेहा पूर्व्या। ठीक। तो यहाँ ये जो डायग्राम आपको उसके बाद में जब लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर ब्लड से फिल हो जाता है, तो एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसमें जनरेट होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यहाँ देखिए आप, ये देखिए अयोर्टिक सेमिलुनार वाल्व, ये यहाँ पे है, ये ओपन हो जाता है, और ब्लड जो है वो आपके इस अयोर्टा के अंदर पंप हो जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस अयोर्टा में पंप हो जाता है। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल का अयोर्टा में ब्लड पंप हो जाना, यहाँ तक का जो सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन भी आपको मैंने बता दिया। और हार्ट की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, हार्ट के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है। और अब यहाँ से जो सर्कुलेशन, अयोर्टा से जो अगला सर्कुलेशन स्टार्ट होगा, उसको आप सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन कह सकते हैं। बात समझ में आई आपकी? यहां तक में आपको कोई डाउट्स है, इस स्लाइड में कोई आपको डाउट्स है, तो आप वो सब चीज मुझसे पूछ सकते हैं। इसको हम बाइकस्पिड को हम मिट्रल वाल्व जो है वो इसलिए कहते हैं कि जो इनका क्रिश्चियंस का जो पोप होता है ना, पोप सबसे बड़ा जो इनका चर्च का, जिसको आप पोप कहते हैं, उस पोप की जो कैप होती है ना, वेंटिंगन सिटी का नाम सुना है? वेंटिंगन सिटी, जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का और यस सर, सुना है सर। मदीना, हाँ वैसे क्रिश्चियंस के लिए जो है वो वेंटिंगन सिटी सबसे पवित्र जगह मानी गई है। तो वहां का जो पोप होता है, उस पोप की जो कैप होती है, वो मिट्रल फॉर्म में होती है, मिट्रल शेप में होती है वो, वैसी की वैसी डिजाइन इस वाल्व की होती है, इसलिए इसको मिट्रल वाल्व कहा गया है। वैसे है ये बाइकस्पिड, मतलब डबल फॉर्म, डबल कपाट होता है इसमें, द्विकपाट ये होता है। तो आज ये इतना ही, ये सब चीज मैंने आपको समझा दी है।
इस डायग्राम आप इसको पढ़िएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है, फिर राइट एट्रियम का डिस्क्रिप्शन है, सब मैंने आपको समझा दिया। पैक्टिनेट मसल्स, कोरोनरी साइनस, ये सब मैंने आपको बता दिया। पेपिलरी मसल्स, ट्रेबिकुलर कार्ने, कोरोडेटेंड, ये सब आपको मैंने समझाया है। ये एक वर्ड रह गया यहाँ, मॉडरेटर बैंड। यहाँ था, देखिए इसमें इस डायग्राम में था मॉडरेटर बैंड। ये मॉडरेटर बैंड जो है, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं फिर आपको कल समझाऊंगा मॉडरेटर बैंड के बारे में। मैं थोड़ा सा ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, ऑलरेडी 8:15 हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि कल जो हमारी क्लास है वो 6:45 पे शुरू करेंगे, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिले ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए। ठीक है, तो आप कल 6:45 पे एग्जैक्ट तैयार है ना? 15 मिनट पहले की बात है बस, ठीक है ना? ओके सर, ताकि ओके। हम 8 बजे तक। और ये कुछ स्लाइड्स मैं आपको आज भेज दूंगा, ताकि क्योंकि हमारा ये सिस्टम बहुत लंबा चलेगा, तो अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर कम से कम 70-80 स्लाइडें हो जाएंगी, तो आपको फिर बाद में लिखने में ज्यादा परेशानी होगी। तो मैं कुछ स्लाइडें आपको भेज दूंगा, ताकि थोड़ा 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 आप लिखते रहे ये। और मैं फिर से आपको ये सबको कह रहा हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। जब आप खुद लिखेंगे तब आपको एक एक शब्द आपके लिखी हुई आगे बढ़ेगा, आपको पता लगेगा कि मुझे कहाँ पे क्या वर्ड समझ में नहीं आ रहा। ये सब चीजें आप, ताकि तभी स्टूडेंट को डाउट का पता चल पाता है कि कहाँ पे क्या डाउट है टॉपिक को लेके। ठीक है, ओके, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे।